शानदार साम्राज्य का अंत किसी थ्रिलर कहानी के रहस्य से कम थोड़ी होता है। आज के इस विश्लेषण में हम सीधे एक हिस्टोरिकल इन्वेस्टिगेशन में उतरेंगे। हम समझेंगे कि अशोका द ग्रेट की मृत्यु के बाद आखिर इतना शक्तिशाली मौर्यन एम्पायर बिखरा कैसे। आइए देखते हैं कि इतना मैसिव सुपर पावर मिट्टी में कैसे मिल गया। चलिए इसमें थोड़ा डीपली डाइव करते हैं। सिर्फ 45 साल, जी हां, सिर्फ 45 इयर्स, 232 बीसीई में अशोका की मृत्यु होती है और उसके बाद अचानक प्राचीन भारत का ये सबसे बड़ा सुपर पावर लिटरली पूरी तरह से टूटकर बिखर गया। आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि इतनी बड़ी ताकत एकदम से ढेर हो गई? तो चलिए सबसे पहले इस पतन के मुख्य कारणों पर नजर डालते हैं। विद्वानों के अनुसार इस एम्पायर की डाउनफॉल को एक फोरेंसिक पजल की तरह देखना चाहिए। मुख्य रूप से 5 ऐसी जानलेवा चोटें थीं जिन्होंने इस साम्राज्य को अंदर से खोखला किया। ब्राह्मणवादी प्रतिक्रिया, फाइनेंशियल क्राइसिस या वित्तीय संकट, दमनकारी शासन, ज्ञान का अचानक से फैलना और नॉर्थ वेस्ट सीमा की उपेक्षा। एक एक करके इन टुकड़ों को जोड़ते हैं। शुरुआत करते हैं पहले घाव से। देखिए, अशोक ने रिलीजियस टॉलरेंस तो अपनाई, पर उन्होंने पशु बलि यानी एनिमल सैक्रिफाइसेस पर पूरी तरह रोक लगा दी थी। अब इससे अनजाने में ही सही, पर उन्होंने समाज के एक बहुत ताकतवर हिस्से को नाराज कर दिया। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण समाज की आमदनी का एक बहुत बड़ा हिस्सा इन्हीं बलियों और अनुष्ठानों पर निर्भर था। तो जब डायरेक्ट आमदनी रुकी तो नेचुरली इस महान सम्राट के खिलाफ एक गहरी नाराजगी पैदा हो गई। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर, और ये फैक्ट सच में बहुत इंटरेस्टिंग है। इतनी विशाल सेना और मैसिव ब्यूरोक्रेसी को मेंटेन करने का खर्चा आसमान छू रहा था। खजाना लगातार खाली हो रहा था और उस पर से बौद्ध भिक्षुओं को दिए गए बड़े अनुदान। हालत इतने खराब हो गए थे कि बाद के रूलर्स को फंड्स जुटाने के लिए अपने सोने की मूर्तियों तक को पिघलाना पड़ गया। सोचिए, एक एम्पायर को चलाने के लिए अपना ही सोना पिघलाया जा रहा था। तीसरी वजह बनी दमनकारी शासन। हालांकि अशोका ने कोशिश की थी कि अधिकारियों को रोटेट किया जाए ताकि टैक्सिला जैसे दूर दराज के इलाकों में भ्रष्ट नौकरशाह आम लोगों को तंग ना करें। पर सच्चाई ये थी कि राजधानी से उनका कंट्रोल पूरी तरह ढीला पड़ चुका था। उन डिस्टेंट प्रोविंसेस में करप्ट अधिकारी आम नागरिकों पर अत्याचार करते रहे और सेंट्रल अथॉरिटी फेल हो गई। चौथा कारण आपको थोड़ा हैरान कर देगा, ज्ञान का प्रसार। अब आप सोचेंगे, नॉलेज स्प्रेड होने से साम्राज्य कैसे गिरा? असल में जैसे जैसे साम्राज्य फैला, मगधा के पास जो मटेरियल और भौतिक ज्ञान का एक्सक्लूसिव एडवांटेज था वो डेक्कन और कलिंगा तक पहुंच गया। मतलब मगध ने अपनी यूएसपी ही खो दी। इस ज्ञान का इस्तेमाल करके शुंग और कान्वा जैसे नए स्टेट्स उभरने लगे। एक तरह से उन्होंने अपनी ही फ्यूचर रिप्लेसमेंट्स के हाथों में हथियार थमा दिए थे। और ये कंपैरिजन उस वक्त की सबसे बड़ी भूल को ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट करता है। सीमा सुरक्षा को लेकर अप्रोच देखिए। एक तरफ चाइना था जिसने दुश्मनों से बचने के लिए द ग्रेट वॉल खड़ी कर दी, और दूसरी तरफ मौर्यन एम्पायर। जब ध्यान मिशनरी कामों में पूरी तरह लगा था, तब इन्होंने नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर्स के पासेस को पूरी तरह अनसुद्धा कर दिया। उस अहम बॉर्डर को नेग्लेक्टेड छोड़ देना एक ऐसी चूक थी जिसने सीधे ग्रीक्स और सिथियंस को आक्रमण का न्योता दे दिया। तो चलिए अब देखते हैं इस बिखरे हुए साम्राज्य की आगे क्या हालत हुई। अशोका की डेथ के बाद ये मैसिव टेरिटरी लिटरली 2 कमजोर हिस्सों में बट गई। पश्चिमी हिस्से पर बेटे कुनाला और बाद में संप्रीति ने शासन किया, वहीं पूर्वी हिस्से पर पाटलिपुत्रा से बृहद्रथ का राज था। अब एक बात तो साफ है कि एक झंडे के नीचे रहने वाला एम्पायर जब इस तरह 2 टुकड़ों में बट जाए तो उसका असुरक्षित होना तय था। और अब वक्त था इस महान वंश पर होने वाले अंतिम प्रहार का। तो यहाँ क्रूशियल पॉइंट ये है कि इन घटनाओं का सीक्वेंस कितनी तेजी से आगे बढ़ा। 232 बीसीई में मृत्यु होती है, फिर सिर्फ कुछ दशकों बाद 187 बीसीई में आखिरी सम्राट बृहद्रथा की उसी के सेनापति पुष्यमित्र द्वारा हत्या कर दी जाती है, और यहां से नए शुंगा वंश की शुरुआत होती है। और इसके तुरंत बाद 180 बीसीई आते आते नॉर्थ वेस्ट में मौर्यास की जगह पूरी तरह से इंडो ग्रीक्स ले लेते हैं। लेकिन अब यहां एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। ये पूरी इन्वेस्टिगेशन, इतने विशाल साम्राज्य के पतन की ये सदियों पुरानी केस फाइल्स, आखिर आज की मॉडर्न दुनिया इनके बारे में डिटेल में कैसे जानती है? आइए उन अहम सबूतों और स्रोतों को देखते हैं जो इस सब के बाद भी बच गए। इस टेबल पे ध्यान दीजिए कि कैसे अलग अलग सोर्सेज मिलकर एक पूरी तस्वीर बनाते हैं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें उनका लीगल और प्रशासनिक ढांचा समझाता है। विशाखादत्ता का मुद्रा राक्षस सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस की एक अलग झलक देता है।
वहीं ग्रीक एम्बेसडर मेगस्थनीज की इंडिका पाटलिपुत्र के एडमिनिस्ट्रेशन का अकाउंट है और जेनटेक्स कल्पसूत्र चंद्रगुप्त की अर्ली लाइफ बताता है। प्रशासकों से लेकर विदेशी राजदूतों तक इन सबके टेक्स्ट मिलकर उस पुराने टूटे हुए आईने को फिर से जोड़ते हैं। पर सिर्फ किताबें ही नहीं, सबसे ठोस सबूत तो जमीन पर थे। एडिक्ट्स ऑफ अशोका यानी अशोक के शिलालेख, ये भारत के सबसे पुराने पढ़े जा सके अभिलेख हैं। और यहाँ सबसे बड़ा सच में एक मॉन्यूमेंटल ब्रेक थ्रू तब हुआ जब 1837 में स्कॉलर जेम्स प्रिंसेप ने इनकी लिपि को डिकोड किया। सदियों तक मिट्टी और अंधेरे में गुमनाम रहने के बाद फाइनली हिस्ट्री को खुद इस साम्राज्य की असली आवाज फिर से सुनने को मिली। और इन पूरे एविडेंस को देखकर एक ही बात समझ आती है, महान साम्राज्यों को आखिरकार याद रखे जाने के लिए जमीन में दबे पत्थरों और बिखरे हुए दस्तावेजों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। चाहे एक ताकत कितनी भी विशाल क्यों न हो, अंत में आने वाली पीढ़ियों के लिए वो सिर्फ उन्हीं टुकड़ों में जिंदा रहती है जो वो पीछे छोड़ जाती है। ये सच में हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या आज भी इतिहास के कुछ ऐसे ही महान रहस्य होंगे जो अभी तक मिट्टी में दबे किसी अपने के उन्हें ढूंढने का इंतजार कर रहे हैं।